अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया की इकोलॉजी और डाइवर्सिटी दो चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोट्स का ये हमारा 6.3 टॉपिक है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी का मतलब ये है कि वो इन्वायरमेंट में जो है वो कैसे रहते हैं, उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। और डाइवर्सिटी मीन्स उनके जो है डिफरेंट उनके जो किस्म हैं और डिफरेंट टाइप्स के हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो अर्थ इज़ फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी जो धरती है वो 4.5 बिलियन साल जो है पहले बनी है। द एवोल्यूशन ऑफ दिस प्लेनेट एंड इट्स एटमॉस्फेयर गेव राइज टू लाइफ। अब ये जो जैसे ही इवॉल्व हुई, जैसे ही ये हमारी धरती चेंज हुई, हमारा ये प्लेनेट है जो चेंज हुआ, तो उससे जो है यहाँ पर जो है ज़िंदगी पैदा होना शुरू हो गई। विच शेप्ड अर्थ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। जो क्या हुई, हमारे जो अर्थ है वहाँ पर लाइफ की डेवलपमेंट हुई, ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से स्टार्ट हुई। When Earth was evolved, the all over environmental condition are not good for any living organisms. जब हमारी जो अर्थ है वो वजूद में आई, तो environmental conditions किसी भी living organism के लिए फेवरेबल नहीं थी। वो उसमें नहीं रह सकते थे, इतनी अच्छी conditions नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई था और उसके अंदर भी बहुत सी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वगैरह बहुत ही कम थी। तो इसीलिए वहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत ही मुश्किल था। इनिशियल टेम्परेचर वाज वेरी हाई, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ रेजिंग गैसेस प्रोबेबली क्रिएटेड एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अनअवेलेबल। तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे जो आतिशबाजी जो है, मतलब जबल से जो लावा वगैरह निकलते हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती थी। टेम्परेचर बहुत ही हाई था और ऑक्सीजन भी नहीं थी, इसीलिए ज़िंदगी वहाँ पर जन्म नहीं ले सकती थी। उसके बाद द अर्लीस्ट अनडिस्पिक्टेड एविडेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ डेट्स एट लीस्ट अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद 3.5 बिलियन साल पहले जो है यहाँ पर ज़िंदगी स्टार्ट हुई, ज़िंदगी जो है वो शुरू हुई यहाँ से। सिंस देन लाइफ हैज़ एवॉल्व्ड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। उसके बाद जो है ज़िंदगी डिफरेंट फॉर्म्स में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट वैरायटी की ज़िंदगी यहाँ से इवॉल्व होती गई, यहाँ से चेंज होती गई और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनते गए। As evolution proceeds, fossil record indicate the bacterial colonization, development and acquired different areas of earth. तो जैसे फॉसल हमें बताते हैं, फॉसिल्स रिकॉर्ड जो हैं वो हमें बताते हैं कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ यहाँ पर डेवलप हुई थी अर्थ पे, और इनकी डिफरेंट एरियाज़ में जो है यहाँ पर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी पहले मौजूद थी। Later on, some started making their own food by using carbon dioxide from atmosphere, energy they harvest from the sun. तो कुछ उसके बाद कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको यूज़ करते हुए और एनर्जी सन से लेते हुए उन्होंने खुद का खाना जो है वो बनाना शुरू किया। और खाना बनाने का प्रोसेस हमें पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो यहाँ से जो है फ़ोटोसिंथेसिस वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टार्ट हुए। तो कुछ प्रोकैरियोट्स जो थे वो फ़ोटोसिंथेटिक बन गए और यहाँ से जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस लाइफ स्टार्ट हुई। These initial photosynthetic organisms helped establish a stable atmosphere and produce oxygen in such activity and quantities that eventually life forms could be evolved. तो यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ हुई कि फ़ोटोसिंथेसिस, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स ने फ़ोटोसिंथेसिस करना शुरू किया तो उसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती गई और ऑक्सीजन जो है वो बनती गई और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो गई और हमारी जो यहाँ पर लाइफ थी वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इवॉल्व होने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही लाइफ की ज़रूरत थी और दूसरी सारी चीज़ें मौजूद थी लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए थी। तो ऑक्सीजन जैसे ही मिलने लगी तो हमारे पास ज़िंदगी जो है वो इवॉल्व होने लगी। दैट नीडेड ऑक्सीजन सून आफ्टरवर्ड न्यू ऑक्सीजन ब्रीदिंग लाइफ फॉर्म कैम इनटू एग्जिस्ट। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो हमारी नीड थी वो पूरी हो गई, तो जल्दी ही दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वजूद में आना शुरू हो गए।
With the population increasing, diverse bacterial life and stage was set for life to form. जैसे ही पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती गई तो बैक्टीरियल लाइफ जी है वो जो है वो भी डाइवर्स होती गई, वो उसमें भी ज़्यादा जो है वो उसमें नए नए टाइप्स के बैक्टीरिया आने लगे और इस स्टेज पर जो है वो लाइफ के डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉर्म्स बन चुके थे. There was compelling evidence that mitochondria, chloroplast were primitive bacterial cell. अब इसका भी हमारे पास एक सबूत मौजूद है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो इंसान के सेल के अंदर मिलते हैं और प्लांट्स के सेल के अंदर मिलते हैं, ये भी पहले एक किस्म के बैक्टीरिया के सेल थे. तो ये सबसे पहले ये बैक्टीरिया के सेल थे, उसके बाद ये हमारे इंसान के सेल के अंदर आकर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट की शक्ल को इख्तियार कर लिया इन्होंने. तो आपको पता है कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास एक अदद डीएनए होता है और उसके बाद ऊपर से एक मेम्ब्रेन होती है. तो यही चीज़ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी है, खुद का डीएनए और उसके अंदर जो है बाहर से उनकी मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और इन दोनों के अंदर मौजूद है. तो इसीलिए इनको बैक्टीरियल सेल जो है ये पहले बैक्टीरियल सेल थे. द रशियन बॉटनिस्ट कॉन्स्टेंटिन मरेस्क्वास्की फर्स्ट आउटलाइन द थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस. तो कॉन्स्टेंटिन जो है इन्होंने जो है एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस. तो ये एक इन्होंने थ्योरी दी विच स्टेट्स दैट लाइफ ऑफ द ऑर्गेनेल इन टूडेज यूकैरियोटिक सेल वंस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स. तो आज जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, हमारी सेल के अंदर जो भी आज ऑर्गेनेल्स हैं, ये पहले एक प्रोकैरियोटिक जो माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे, छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे और अब ये जाकर हमारे सेल्स के अंदर जाकर एक छोटे से ऑर्गेनेल का जो है रोल प्ले कर रहे हैं. ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैव बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड इवोल्यूशन. यहाँ पर जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मिलियन साल पहले जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल थे और अब ये जाकर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, इसीलिए ये सेल के बाहर जो है वो नहीं रह सकते. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज़ एंड टू बैक्टीरिया सेल. इसकी जो है बैक्टीरिया सेल से बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है और हमारे जो है बैक्टीरिया के पास भी डीएनए और दूसरी सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं जो एक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास होती हैं. दे हैव देयर ओन डीएनए. इनके पास अपना डीएनए है विच इज़ सेपरेट फ्राम डीएनए अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. बोथ ऑर्गेनेल यूज देयर डीएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन. तो यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास एक डीएनए होता है जो हमारे न्यूक्लियस के डीएनए से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और ये जो है अपना खुद का जो है प्रोटीन बना सकते हैं और एंजाइम्स जो है वो खुद के बना सकते हैं ताकि ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए खुद के प्रोटीन और खुद के एंजाइम्स बना सके. तो ये खुद के प्रोटीन बना सकते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं. तो बैक्टीरिया के अंदर भी यही सेम प्रोसेस होता है, वो खुद का जो है वो प्रोटीन और खुद के एंजाइम्स बनाता है जो फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो ये इसीलिए दोनों जो है आपस में सेम है. अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग both mitochondria and chloroplast is further evidence of was ingested by the primitive hosts. तो ये जो है प्रीमेटिव होस्ट से जो है हमारे होस्ट सेल के अंदर जो है इंजेस्ट किए गए थे दोनों और अब ये इंजेस्ट होकर अंदर रह रहे हैं. टू ऑर्गेनेल्स रिप्रोड्यूस लाइक बैक्टीरिया रिप्लिकेटिंग देयर ओन डीएनए डायरेक्टिंग देयर ओन डिवीजन. तो ये जो खुद से डिवीजन भी कर सकते हैं जैसे बैक्टीरिया जो है वो खुद की डिवीज़न करता है, अपने अंदर से दो जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया बनाता है. तो ऐसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी खुद से रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपने डीएनए को रिप्लिकेट कर सकते हैं और खुद से जो है वो इनकी डिवीज़न हो सकती है. तो इसमें हमें ये बात पता चली कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये बैक्टीरिया की तरह ही हैं और ये दोनों जो हैं खुद से रिप्लिकेट कर सकते हैं, खुद के एंजाइम्स बना सकते हैं और खुद की जो है प्रोटीन बना सकते हैं जैसे बैक्टीरिया बना सकता है. तो ये दोनों जो है आपस में मिलते जुलते हैं, आपस में सेम है. इसीलिए ये माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट्स थे ये पहले एक किस्म के
प्रोकैरियोटिक खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल थे, खुद एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो ये हमारे पास जो है एक थ्योरी थी। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसे एमटीडीएनए कहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज़ अ यूनिक पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर एक यूनिक इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है और इट इज़ पास्ड डाउन डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अब ये जो है मदर से चाइल्ड की तरफ जो है ये आता है। हमें जो है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर जो डीएनए होगा वो हमारी मदर का होगा, ना कि फादर का। जैसे हमारे पास जो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है ये हमें मदर से मिलता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक हमारे सेल के चैप्टर में कि हमें जो डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो मिलता है ये हमें अपनी मदर से मिलता है। एंड इट अक्यूमुलेट्स चेंजेस मूव स्लोली देन अदर टाइप्स ऑफ डीएनए। और इसकी जो चेंजेस हैं वो दूसरे डीएनए के टाइप से बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं, बहुत ही स्लो चेंजेस होती हैं इसके डीएनए के अंदर। बिकॉज इट इज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्टी डीएनए हैज़ प्रोवाइडेड इम्पॉर्टेंट क्लूज फॉर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब इससे जो है हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की पता चलती है, बड़े क्लूज़ हमें मिलते हैं, क्योंकि हम जो है किसी एक आदमी के जो है माइटोकॉन्ड्रिया से हम ट्रेस कर सकते हैं कि उसकी मदर जो है वो रियल मदर कौन है, और उससे हम जो है डीएनए से उसके दोनों पेरेंट्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी हमारे पास जो है एवोल्यूशन आई है। फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन एम्प्टी डीएनए आर एग्जामाइंड टू एस्टेब्लिश क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ टू अनदर। और ये है हमें एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से कितना रिलेटेड है ये जानने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।